हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं सीए सुरेश पोद्दार, वीएस क्लासेस जयपुर से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के बिट क्वेश्चंस। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपके डायरेक्ट टैक्स के तो हमने वीडियो देख लिए, आप कॉस्ट ऑडिट के वीडियो और बना दीजिए। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉस्ट ऑडिट के बिट क्वेश्चंस के वीडियो, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन और उनमें से कोई क्वेश्चन अगर गलत है तो वो क्या है, क्या होना चाहिए था वो, और वो आंसर उसका क्यों है, उसका लॉजिक, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसी के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है पार्ट सी ऑफ द एनेक्जर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन CRA 3 फॉर्म डील्स विद, किसके साथ डील करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि पार्ट सी जो है वो सर्विस सेक्टर के साथ डील करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर। देखिए इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। CRA 3 में जो ऑडिट रिपोर्ट जाती है उसके 4 एनेक्जर होते हैं ABCD, 4 एनेक्जर होते हैं ABCD, जो मैंने आपको रेगुलर क्लास में दिया हुआ है और मेरे नोट्स भी इसके लिए अवेलेबल हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने रेगुलर क्लास में मुझसे नहीं पढ़ा है और आपको कॉस्ट ऑडिट के नोट्स रिक्वायर्ड है तो VS क्लासेज का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे कॉस्ट ऑडिट के, सारे कलर नोट्स हैं और आई होप आपको पसंद आएंगे। ठीक है, उसी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में एक वीडियो का सेक्शन होगा, वहां पे इन सब वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, सारे MCQ भी। ओके डन, तो चलते हैं आगे। तो वहां पे नोट्स में मैंने आपको 4 एनेक्जर्स लिखा रखे हैं ABCD, और उनमें बता रखा है किस सेक्टर में क्या क्या आता है, कौन सा एनेक्जर में कौन सा सेक्टर आता है, क्या आता है। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा सर्विस सेक्टर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन, मतलब CAS किसके साथ डील करता है, CAS 8 किसके साथ डील करता है। तो बेटा CAS 8 डील करता है यूटिलिटीज के साथ। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि CAS के नाम कैसे याद करें। CAS के बेटा 24 CAS हैं और उनके नाम याद करने के लिए मेरा एक 6 मिनट का वीडियो है, अगर वो आप देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे किसी भी CAS का नाम। ओके, और CAS के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, MCQ पैटर्न में 2 से 3 क्वेश्चन नाम के ऊपर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप नाम जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अंडर द जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स द कॉस्ट ऑफ केन सप्लाइड फ्रॉम ओवन फार्म टू द शुगर मिल इज ट्रीटेड, मतलब जो शुगर केन सप्लाई करते हैं, ठीक है, आपका खुद का ही खेत है, आपने शुगर केन उगाए और अपनी ही फैक्ट्री में उसको अपनी ही मिल में उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कौन सी कॉस्ट होगी। तो बेटा ये हो जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि शुगर बनाने के लिए केन जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज मैंडेटरी फॉर। ऑडिट कमेटी आपको बताया हुआ है कि जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो ऑडिट कमेटी का उसमें रोल होता है। और ऑडिट कमेटी किसको बनानी होती है, क्या सारी कंपनी को बनानी होती है, हम कहते हैं नहीं, सारी कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ कंपनियां जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं वो, और जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो, उनको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल कंपनी नहीं, ऑल कहना गलत हो जाएगा। ऑल लिस्टेड कंपनी ठीक है, सही है। ऑल लिस्टेड कंपनी एंड दोज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज मीटिंग ऑन बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स ओनली, ठीक है। और ऑल कंपनीज हैविंग टर्नओवर नहीं, हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा गया है कि लिस्टेड को तो सबको बनाना ही है, और बाकी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो, जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो, जिनके लोन्स एडवांस डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा हो, ऐसे लिमिट बताई हुई है, वो लिमिट जो पूरी करते हो उनको करना है। ठीक है, तो वो सारी यहाँ जाती है, दोज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज रूल्स ओनली, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ओके, चलिए
आगे देख लेते हैं, आगे क्या आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 102 डील्स विद CAS को, मतलब कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 किसके साथ डील करता है। देखिए कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 4 बताए हुए हैं आपको, 101, 102, 103 और 104। 101 जो है वो किसके साथ डील करता है, प्लानिंग के साथ। 102 किसके साथ डील करता है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। 103 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है, और जो ऑडिट हुई है अकॉर्डिंग विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हुई है ये। और 104 जो है वो नॉलेज ऑफ द एंटिटी से डील करता है। हमसे सीधा सिंपल पूछा गया है कि 102 किससे डील करता है, तो हम कहेंगे ये तो डॉक्यूमेंटेशन से डील करता है। ठीक है, और देखो मैं आपको सीक्वेंस भी बता देता हूँ एक बार। ये 101 है, ये 102 है, ये 103 है और ये 104। ठीक है, आगे पूछा गया एज पर सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल 2000 द असेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स यूज्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन का जो ट्रीटमेंट है जो कि CAS 4 में आता है, वहां पे बोला गया है कि 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या लेते हैं, असेसेबल वैल्यू लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया है बेटा, अब इसकी जगह क्या आ गया है, GST आ गया है। ठीक है, पर GST के अंदर भी वैल्यूएशन सेम है, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आएगा तो GST का क्वेश्चन आएगा आपके, पर वहां पे भी आपको आंसर यही करना है कि 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें लेना है असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज ए प्लांट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन 700 शूज पर शिफ्ट ड्यूरिंग द ईयर 300 वर्किंग डेज है, 3 शिफ्ट चलती है ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे की शिफ्ट। ठीक है, विथ हाफ आवर्स रेसेस पर शिफ्ट, मतलब आराम है 8 आधे घंटे का, खाना वाना लंच वगैरह है। ठीक है, इट प्रोड्यूस 35.9 लाख शूज, मतलब यूनिट जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो हमारा ये है। द नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज, नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी। कैसे निकलता है इंस्टॉल कैपेसिटी, 300 वर्किंग डेज है, एक दिन में 3 शिफ्ट चलती है, एक शिफ्ट 8 घंटे की है और 700 सूज का प्रोडक्शन है। यहाँ पे एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं, ये 700 सूज पर शिफ्ट नहीं है, ये पर आवर होगा, क्योंकि पर शिफ्ट अगर होता तो फिर नंबर ऑफ आवर्स देने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 डेज, 3 शिफ्ट, 8 आवर्स पर शिफ्ट एंड 700 सूज पर आवर। तो हम इसको करके देख लेते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा आपका 300 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 700, 50,40,000, यह आ जाएगा 50,40,000। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है तो नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। तो बेटा नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दोनों ही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे निकाले जाते हैं। तो हम कहेंगे नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इक्वल्स टू, ये एक्चुअली इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है। अब क्या है, हम जो नॉर्मल कहते हैं ना वो अवेलेबल को कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, पर इन्होंने एक्चुअल दे रखा है, इसका मतलब ये एक्चुअल पे पूछना चाह रहे हैं। कहने का मतलब इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, कि लिख नॉर्मल रहे हैं और ये पूछना आपसे एक्चुअल चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको ओब्लिक में कर देता हूं, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट अपॉन
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनटू 100, ठीक है। तो एक्चुअल है हमारा 35.91 अपॉन 50.40 इंटू 100। तो करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ जाएगा बेटा 35.91 डिवाइड बाय 50.40 इंटू 100, 71.25%। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन कोई भी नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो हमारा आंसर रहेगा 71.25%। और ये एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोल दीजिए या नॉर्मल कैपेसिटी बोल दीजिए, क्योंकि इन्होंने हमें डेटा एक्चुअल का ही दिया है, तो हम एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसको ट्रीट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। वैसे नॉर्मल कैपेसिटी किसको मानते हैं? जो प्रैक्टिकली अवेलेबल होता है ना, प्रैक्टिकल अवेलेबल, उसको बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। ये चेंज हुआ था 2016 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पर ये कैलकुलेट इंस्टॉल कैपेसिटी पे होगा। ये सबसे खास बात है कि ये कैलकुलेट इंस्टॉल कैपेसिटी पे होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट सिक्स टू इंश्योर। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था कि एक्सपेंसेस की ऑडिट होती है और जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है, जिसमें क्या कहा जाता है कि भाई आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो इस तरीके से खर्च करें कि जैसे वो आपका खुद का पैसा है, आप उसको वेस्टेज ना करें, ठीक है। तो देखिए, पब्लिक मनी आर नॉट स्पेंड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। बिल्कुल, आप किसी जान पहचान वाले के लिए खर्चा करें, ये नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑफिसर शुड एक्सरसाइज सेम विजिलेंस एज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज और हर ओन मनी। अपने खुद के पैसे का जैसे खर्च करते हुए ख्याल रखते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के पैसे का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नो अथॉरिटी शुड पास एन ऑर्डर विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। अपने खुद के फायदे के लिए आप कोई खर्चा करें, वो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव। इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा प्रोप्राइटरी ऑडिट में कि कहीं ऐसा हुआ तो नहीं है, और अगर हुआ है तो रिपोर्ट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। द एम्प्लॉई द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन। मतलब 15 किसका स्टैंडर्ड है, आपको सिर्फ इतना सा बताना है। तो 15 तो ये नाम याद कर लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। जब भी सीएस का नाम पूछा जाए वो आपके लिए सबसे आसान होता है, उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपको नाम याद होना चाहिए। याद होगा तो ही आप ठीक कर पाएंगे, वरना वो ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, overall objective of independent cost auditor and conduct of a audit in accordance with the cost auditing standard is dealt in। ये लाइन कौन सा स्टैंडर्ड कहता है? अभी शुरू में मैंने आपको चारों स्टैंडर्ड के नाम बताए थे और आपको कहा था कि 103 जो है वो ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा कि आप जो ऑडिट कर रहे हैं वो कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये दोनों बातें करता है 103। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। A company engaged in the construction business is covered under the company's rules 2014 but does not include। पर इंक्लूड नहीं करते हैं, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? आउटसोर्सिंग बाय ए सबकॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, एक कंपनी वर्किंग ऑन बीओटी, a company working in Sage, or a project undertaken as EPC engineering procurement and construction contract, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेमिंग इसकी अलग है। क्या कह रहा है कि एक कंपनी इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इंगेज्ड है, इज कवर्ड अंडर द कंपनीज रूल्स 2014 बट डज नॉट इंक्लूड, पर इनमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उनमें इनमें से क्या इंक्लूड नहीं है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी उसी का पार्ट है। बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर मतलब बनाना चलाना और बेच देना, ये भी उसी का पार्ट है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ये भी उसी का पार्ट है। तो अगर ये बात करें तो हम कहेंगे सेज जो है वो इसका पार्ट नहीं है, अगर ये क्वेश्चन को इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाए तो। और अगर बात ये की जाए कि सीआरए रूल्स में कौन कवर होता है,
तो बेटा सीआरए रूल्स में तो सभी कवर होते हैं। हालांकि सेज में जो कंपनी होती है उसके लिए कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी होती, नो कॉस्ट ऑडिट। बाकी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, इसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि सेज के ऊपर कॉस्ट और रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स ही नहीं लगते, वो तो लगते हैं, बट कॉस्ट ऑडिट उनको नहीं करवानी होती है। तो दो मीनिंग निकल रहे हैं इस क्वेश्चन के, और दोनों से मैंने आपको आंसर बता दिया। अगर ये पूछा कंस्ट्रक्शन कंपनी में कौन सा कवर नहीं होता, तो हम बोल देंगे सेज कवर नहीं होता। और अगर ये पूछा सीआरए रूल में कौन सी कंपनी कवर नहीं होती, तो सारी ही कवर होती है, बस इतना जरूर है कि सेज को कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी होती। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शोड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा इन लैक्स। नेट सेल दे रखी है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे रखा है, अदर इनकम दे रखी है। एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश स्टॉक प्लस 95, मतलब क्रेडिट बैलेंसेस। मटेरियल 634 का है, सैलरी 425 है, ओवरहेड 101.8 है, और टैक्स जो है वो 52.6 है। ठीक है। द वैल्यू एडेड एज पर रूल्स इन लैक्स। वैल्यू एडेड निकालना है। देखो वैल्यू एडेड में हमने ये कहा था कि जो हम वैल्यू एडिशन निकालते हैं वो 5 लोगों के लिए निकालते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आ जाता है, जिसमें एम्प्लॉई आ जाते हैं, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो मनी लेंडर्स होते हैं वो आ जाते हैं, एंटिटी आ जाती है खुद, तो उनके खर्चे लेस नहीं करने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम सेल्स लेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेंगे, बिल्कुल लेंगे, अदर इनकम के दो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर अदर इनकम आपके बिजनेस की ही कोई इनकम है, अदर बिजनेस इनकम है, तब तो आप उसको ऐड कर लो, और सिर्फ अदर इनकम है तो ऐड मत करो। तो हम इसको ऐड नहीं कर रहे ये मानते हुए कि ये कोई और एक्टिविटी की इनकम है। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश गुड्स प्लस 95 है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, इसको भी ऐड कर दो। मटेरियल कम कर देंगे 634 का, एंड सैलरी कम होगी नहीं क्योंकि ये टुवर्ड्स एम्प्लॉय है। ओवरहेड कम हो जाएगा 101.8 का। टैक्स कम नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, टुवर्ड्स गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये सारा लेस कर दो, जो बचता है वो आपका आ जाएगा वैल्यू एडेड आ जाएगा। तो टोटल करके देख लेते हैं, 1250 प्लस 85 प्लस 95 माइनस 634 और 101, तो यह जाता है 694.2। आपका वैल्यू एडिशन आ जाएगा 694.2। ऑप्शन कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है इनके, ये ऑप्शंस गलत है। आपका सही आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 694.2। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन 35,000, जॉब चार्जेस 20,000, स्पेशल डिजाइन चार्ज 20,000, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन 27,000, एंड ट्रेवलिंग अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग 25,000। द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर CS 10 क्या होगा, मतलब इनमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है तो ये डायरेक्ट हो गया, 35 ऐड कर लो, एक बार मैं भी कर लेता हूँ, 35 प्लस जॉब चार्जेस उसी पे लगा होगा जो, क्योंकि हमें एक चीज का ही दे रखा है, तो जोड़ लो ये भी। और स्पेशल डिजाइन है तो भी जुड़ जाएगा, तो 20,000 का ये भी जुड़ जाएगा, तो प्लस 20 और कर देते हैं। फिर आगे लिखा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो ये भी आ जाएगा 27, ये भी ले लो। और ट्रेवलिंग अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के बिना वो काम नहीं हो सकता, तो वो ट्रेनिंग भी जरूरी है, तो ये भी आ जाएगा। इस हिसाब से तो सब कुछ ही आ गया, और ये आ जाता है 127, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1,27,000। सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड टू बेटर मैनेजमेंट विद द फोकस ऑन। ऑपरेशनल ऑडिट कराने से बेटर मैनेजमेंट हो जाता है, क्यों भाई, क्या रीजन है? ट्रांजैक्शन बेस्ड एनालिसिस करता है फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन, कंप्लायंस ऑफ रूल करता है, रिस्क का आइडेंटिफिकेशन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है, या बजट मॉनिटरिंग होता है। देखिए बेटर मैनेजमेंट का मतलब होता है सारी चीजों में इंप्रूवमेंट, और वो होता है यहाँ पे।
रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क का पता लगाना, और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जिस प्रोसेस में कमी है उसको दूर करना। तो ऑपरेशनल ऑडिट जो होती है वो इस वजह से बेटर मैनेजमेंट को मोटिवेट करती है या प्रमोट करती है, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पेनल्टी पेड टू पीएफ अथॉरिटी इज इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल केस और पार्टली इंक्लूडेड। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी तरीके का फाइन, किसी भी तरीके की पेनल्टी, ठीक है, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे पेनल्टी एक्सक्लूडेड, पेनल्टी पेड टू पीएफ अथॉरिटी इज एक्सक्लूडेड इन एम्प्लॉय, हटा दी जाती है, ऐड नहीं की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आइटम अपियरिंग ओनली इन कॉस्ट रिपोर्ट्स, ये है रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये। तो ऐसा कौन सा आइटम है जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड में ही आता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट फाइनेंस में भी आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंस में भी आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट फाइनेंस में भी आता है, नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फाइनेंस में नहीं आता है, फाइनेंस में नोशनल चीजें नहीं आती है, इसलिए ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा एनालिसिस है? एनालिसिस इज इवेल्युएशन ऑफ एवरी रिसोर्सेज डिक्लेयर्ड इन द इंडस्ट्री। ऐसा कौन सा एनालिसिस है जो सारे रिसोर्सेज के अंदर काम आता है या सारे रिसोर्सेज के इवेल्युएशन में काम आता है? कैपेसिटी एनालिसिस, एनर्जी एनालिसिस, प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी? तो हमारा आंसर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट बेटा वो होगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि हर रिसोर्सेज से कितना आउटकम निकल के आ रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो वो हमें देखना है। तो प्रोडक्टिविटी एनालिसिस जो होता है उसके अंदर हर रिसोर्सेज का ये पता चल जाता है या ये समझ में आ जाता है कि वो कितना अच्छे से काम कर रहा है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following is not a professional misconduct in relation to cost accountant in practice as per second schedule of the CW Act 1959? देखिए अभी आपके सिलेबस से ये शेड्यूल्स हटा दिए गए हैं। पहले क्या था, आपके सिलेबस में ये शेड्यूल दे रखे थे, ठीक है, अभी ये शेड्यूल्स तो हटा दिए गए हैं। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपके यहाँ पे आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इनको फिर पीछे अनेक्जर्स में आप देख सकते हैं, या तो इनको वहां पे आपको ये मिल जाएंगे या पुरानी बुक आप देखेंगे तो आपको वहां पे ये मिल जाएंगी। ये एक्चुअली कोड ऑफ एथिक्स है, जिसका मतलब ये है कि आपको सीएमए बनने के बाद ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। अब कुछ काम फर्स्ट शेड्यूल में मना किए गए हैं, कुछ सेकंड शेड्यूल में मना किए गए हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा काम सेकंड शेड्यूल में नहीं आता, ठीक है। तो देख लेते हैं। ही सी फेल्स टू इनवाइट अटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस अगर नहीं रखता है, he or she fails to report a material misstatement known to him or her appear in the cost pricing statement, personal capacity. In the opinion of counsel, he or she bring disrepute to the profession or institute as a result of his or her action, whether or not related to his or her professional work. Okay. तो बेटा देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपके बुक में इसका जिक्र नहीं है, ठीक है, ये हटा दिया गया है, फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर होगा ये कि अगर आपकी वजह से, मतलब कि सीएमए की वजह से इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को नुकसान होता है, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो चाहे वो कोई पर्सनल काम हो, अगर आपके किसी काम से इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को नुकसान होता है तो वो मिसकंडक्ट तो है, पर वो सेकंड शेड्यूल में नहीं है, वो फर्स्ट शेड्यूल में है। तो इसलिए हम कहेंगे सेकंड में ये नहीं है। ऐसा नहीं है ये मिसकंडक्ट नहीं है, मिसकंडक्ट है, पर ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, ये सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। ओके, चलिए। In which CRA form the cost audit report of a company filed with the central government? Cost audit report, अब देखिए यहाँ पे आप गलती करते हैं। आपसे कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा गया है कि कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी फाइल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फाइल होता है जब कोस्ट ऑडिटर CRA 3 में रिपोर्ट बना के देता है किसको? बीओडी को।
और BOD CRA 4 के अंदर उस रिपोर्ट को और प्लस एक्सप्लेनेशन को फॉरवर्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो हमें ये पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से फॉर्म में दिया जाता है, तो हम CRA 4 कहेंगे। कौन से फॉर्म में दिया था है? CRA 4। आप गलती क्या करते हैं, आपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी और आप और कॉन्फिडेंट हो गए कि मुझे तो याद है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्म में आता है, तो आप CRA 3 करके निकल जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को पढ़ें और समझे कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है। नेक्स्ट चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। CS23 डील्स विद, CS23 किसका है? ओवरबर्डन रिमूवल का है। तो ये हमारा हो गया सी पॉइंट, ओवरबर्डन रिमूवल। ओवरबर्डन समझते हैं, जब कोई माइनिंग होती है तो माइनिंग में जो ओर होता है, जो हमारा मिनरल्स होता है, धातु होता है, मेटल होता है, जो भी होता है, वो तो जमीन के नीचे होता है, और वो मिनरल निकालने के लिए हमें ऊपर से मिट्टी, स्टोन, पत्थर वत्थर हटाने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरबर्डन। ठीक है, तो ओवरबर्डन रिमूवल को हटाने की जो कॉस्ट आती है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे मेजरमेंट होगा, ये सब CS23 में दे रखा है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एज पर कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हैज 2 कंपोनेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब कि कोई बड़ी गलती हो जो कि यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर दे, आपके ऑडिट करने के बावजूद वो गलती रह जाए, तो वो आपके लिए रिस्क हो जाती है, या रह जाएगी, ये आपके लिए रिस्क है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले असेसमेंट करते हैं। क्या असेसमेंट करते हैं? कौन सी 2 रिस्क का असेसमेंट करते हैं? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क, मटेरियल रिस्क, इम्प्लिसिट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और एक्सप्लिसिट रिस्क। नहीं, हम इसमें करेंगे इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क वो होती है जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप कितने भी मेजरमेंट लगा लो, और कंट्रोल रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एज पर पार्ट डी ऑफ पैरा 4 of the company's rules 2014, value addition and distribution of earning are to be computed based on, जो हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाते हैं, वो किसके बेस पे बनाते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल डेटा, कॉस्ट रिकॉर्ड डेटा, अनऑडिटेड फाइनेंशियल डेटा, और ए और बी दोनों के बीच। ठीक है, तो हम बनाते हैं बेटा ऑडिटेड फाइनेंशियल डेटा के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड को तो वहां पे वैल्यू एडेड निकालते टाइम पे देखते ही नहीं है, तो रिकंसिलेशन भी काम हो जाता है। हम ऑडिटेड फाइनेंशियल डेटा के बेस पे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है? द ऑडिट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन डिपिक्टिंग सोशल परफॉर्मेंस of a business in contrast to its normal economic performance is measured in financial audit, each energy audit, efficiency audit, social audit और proprietary audit। कि आप जो डेटा और इंफॉर्मेशन की ऑडिट करते हैं जो कि सोशल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो कौन सी ऑडिट का पार्ट बनेंगे? तो हम कहेंगे बेटा ये सोशल ऑडिट का पार्ट बनेंगे। सोशल ऑडिट के अंदर आप ये जानते हैं कि सोसाइटी में आपके कंपनी के टुवर्ड्स, आपके प्रोडक्ट के टुवर्ड्स क्या इमेज है और क्या लोग उसको किस तरीके से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोफेशनल, नॉट, ये ध्यान रखना है या नहीं है, ये बहुत स्पेशल बात है। नॉट ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द CW Act 1959 इन रिलेशन टू द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। देखो एक बात ध्यान से सुनना, पहले पूछा था सेकंड शेड्यूल में नहीं है वो बताओ, अब पूछा फर्स्ट में नहीं है वो बताओ। अगेन मैं कहूंगी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं बता देता हूं आपका इसका आंसर क्या है। वैसे पे और अलाउ एग्री टू पे, ठीक है, ये है। आप किसी को किसी काम करने के लिए पैसा मतलब रिश्वत दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, पहला तो ये कह रहे हैं, तो ये तो है फर्स्ट शेड्यूल में। इंटर इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म और आउटसाइड विद एनी पर्सन अदर देन कॉस्ट अकाउंटेंट के अलावा आप किसी के साथ पार्टनर नहीं बन सकते, ये सेकंड है, ये भी लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। Advertise his professional attainment of service or uses of any designation or expression other than cost accountant on
प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, आप किसी भी विजिटिंग कार्ड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे कोई दूसरा डेजिग्नेशन यूज करें वो नहीं होना चाहिए, ये बात भी लिखी हुई है। एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन ऑन द कॉस्ट और प्राइसिंग स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस और enterprises in which he or she, his or her firm or a partner in his firm, ठीक है, मतलब ऐसा कोई बिजनेस जिसमें आप इंटरेस्टेड है और आप उसी की ऑडिट करें, ये आप नहीं कर सकते, और ये लिखा हुआ है सेकंड शेड्यूल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट में नहीं है, ये सेकंड में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमसे पूछा था कि कौन सा फर्स्ट में नहीं है, तो ये सेकंड में है, तो फर्स्ट में नहीं है। ओके, चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रेमुनरेशन ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेटेड। देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं ना वो एज एम्प्लॉय होते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं, तो एम्प्लॉय कॉस्ट में तो आएगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन में, यस एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल आएगा ये, सैलरी वेजेस में आएगा नहीं, मैनेजमेंट में आएगा नहीं, बिल्कुल ये आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर जो होते हैं वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाते हैं, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चले जाते हैं, वो यहाँ पे कवर नहीं होते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।